नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं बताऊँ तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम करेंगे क्या, करेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे क्या, हाउ टू ऑडिट ऑफ P&L की ऑडिट कैसे करें। इससे पहले मैं 3 वीडियो निकाल चुका हूँ, किसकी, हाउ टू ऑडिट ऑफ रिवेन्यू, हाउ टू ऑडिट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एंड हाउ टू ऑडिट ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाइए देख के आइए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्या, हाउ टू ऑडिट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, जो कि P&L का पार्ट है। इसके बाद मैं निकालूंगा बैलेंस शीट के पार्ट्स, उसमें मजा आएगा आपको, एकदम स्मूथ चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्या, फाइनेंस कॉस्ट। इसमें क्या करना है आपको, क्लाइंट से जाते ही क्या मांगना है, डम या लेजर। जितने भी फाइनेंस कॉस्ट के हेड में आपके लेजर आ रहे होंगे, उसको लेना है, कंबाइन करना है और मर्ज करना है। पाइवट का इसका देखना है, क्या देखना है उसमें आपको, क्या देखना है, बोरोइंग, किससे बोरिंग करी है, और दूसरा नेचर ऑफ बोरिंग क्या है। तो आपको जब लेजर आएगा ना, देखिए, तो आपको क्या क्या देखना है, देखिए यहाँ देखते हैं। ऑब्टेन करना है आपको लेजर, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है बोरोवर एंड नेचर ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको जैसे बोरोवर मिलता है बैंक का है, अदर अदर देन NBFC है, होल्डिंग से लोन है, सब्सिडरी से लोन है, ठीक है, थर्ड पार्टी से लोन लेते हैं आपने, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। और नेचर कुछ एग्जांपल मैंने डाले, जैसे कि बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन है, और इंटरेस्ट टू पेड MSME है, कोई डिफॉल्ट करके जो इंटरेस्ट पे करते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज गेन एंड लॉस है, और डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टीज, ऐसा कुछ मिलता है आपको। उसका देखो प्राइवेट खींचोगे, और नेचर और पार्टी का नाम, नेचर पार्टी का नाम, ठीक है। और क्या करना है, इससे आपको क्या पता चलेगा, आपको मांगना है क्या आपसे। तो सपोज करें आपको क्या मिला, सारे मिल गए, तो आपको क्या करना है, मांगना। देखिए व्हीकल लोन है, तो इसके लिए क्या होता है, रीपेमेंट शेड्यूल होता है। अगर इस साल हुआ है, अगर 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 क्या हुआ, अगर लोन इस साल लिया है, तो इसके लिए क्या होगा, एक तो क्या होगा, बैंक के साथ सेंक्शन लेटर होगा, और दूसरा एग्रीमेंट होगा लोन का, ठीक है। तो ये चीज़ें मांगनी है आपको, आइडेंटिफाई करना है क्या उसमें जो इंटरेस्ट पे है एज पर बुक, और रीपेमेंट शेड्यूल में जो इंटरेस्ट शो कर रहा है क्या मैच हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। इसमें सबसे पहला काम आपको यही करना है। इतना होने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते क्या करना है, आपको मैपिंग करना है। जैसे कि आपने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, किस किस से लोन लिया, उनसे क्या मांगना, आपको कॉन्ट्रैक्ट मांगना है। सपोज बैंक है, उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। अदर देन बैंक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, ठीक है, थर्ड पार्टीज है, तो ऐसे कुछ है, तो उनसे आपको एग्रीमेंट मांगना है। और क्या देखना है, जो इंटरेस्ट, देखिए जो इंटरेस्ट है, जो ये इंटरेस्ट आ रहा है, हैज़ बिन प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द लोन एग्रीमेंट सेंक्शन लेटर और रीपेमेंट शेड्यूल। मतलब जो भी इंटरेस्ट आपने बैलेंस शीट में बुक किया, फाइनेंस कॉस्ट में बुक किया, वो मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, जो ऊपर वाली जितने भी कम टाइप के लोन है उनके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है। वो कैसे मिलेगा इंटरेस्ट, वो आपको बैंक से लेना है, रिस्पेक्टिव पार्टी से लेना है, और एज पर एग्रीमेंट चेक करना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें चेक करनी है तो देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट बुक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मैच विद द रीपेमेंट शेड्यूल, जो मैंने भी बताया आपको। दूसरा क्या है, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर रीपेमेंट शेड्यूल आया आपके पास बैंक से, और आपने स्टेटमेंट में देखा कोई डिफॉल्ट हो रखा है इंटरेस्ट का, जैसे कि 10 तारीख को हर बार EMI जानी थी, 10 को नहीं, कि बैंक में बैलेंस नहीं था, हो गया 20 तारीख को, तो इसमें क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। और डिफॉल्ट आते क्या होगा, आपको कारों में रिपोर्टिंग होगी, पैरा 9 में, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए चौथा क्या है, और देखना है कि आपको जब कॉन्ट्रैक्ट मैपिंग करोगे, क्या देखना, वो डायरेक्टर की कोई गारंटी है उस एग्रीमेंट, जो आपको एग्रीमेंट मिला उसमें क्या देखना है। ये 3 चीज़ें मेजरली देखना है। क्या, पहला, जो इंटरेस्ट जो भी रीपेमेंट शेड्यूल में आ रहा है वो मैच कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दूसरा, कोई इंटरेस्ट का डिफॉल्ट तो नहीं है, डिफॉल्ट है तो कारों में रिपोर्टिंग करेंगे। चौथा, कोई डायरेक्टर का क्या है, गारंटी दिया हुआ है उसके अगेंस्ट, तो क्या होता है, वो फाइनेंशियल नोट्स टू अकाउंट का डिस्क्लोजर होता है, या फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करते हैं हमसे लोन के नीचे एक स्टार मार्क करके कि ये दिस लोन इज गारंटीड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या ये लोन सिक्योर है या अनसिक्योर है, ये देखना। सिक्योर है तो किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी है, और अनसिक्योर है तो क्या, किस बेसिस पे लोन दिया गया है, ठीक है। और सिक्योर है तो क्या, MCA की साइट पे जाके क्या कराना पड़ता है, फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उस पर हमारे शो हो जाता है, लिस्टेड है कि लोन्स हमारे लिस्ट हो रखे हैं या नहीं हो रखे MCA पोर्टल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सब और ये TDS कंप्लाइंसेस भी देखना है इसमें,
सपोज करें अगर बैंक से इंटरेस्ट ले रखा है या लोन ले रखा है तो उस पर हमें क्या टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। किंतु अदर देन बैंक है, एनबीएफसी है, थर्ड पार्टी से लोन लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा 194A में। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने फॉरेन होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी से लोन लिया है, कैसे लिया होगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से लिया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको सेस भी जोड़ना पड़ेगा टीडीएस में 4% का, वो लोग भूल जाते हैं सेस, तो इसमें आपको सेस भी ऐड करके टीडीएस काटना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है, क्या लगता है, प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या होगा, अगर बैंक ने 31 मार्च को प्रोसेसिंग फीस डेबिट करा अपने अकाउंट में, बट लोन जो सैंक्शन किया वो 1 अप्रैल को हो गया, तो क्या होगा, प्रीपेड जितने भी फीस होंगे वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्रीपेड, ध्यान रखना। क्योंकि लोन आपका डिस्पर्स कब हुआ है, 1 अप्रैल को, बट प्रोसेसिंग फीस क्या होता है, कट जाता है पहले, तो ये आपका प्रीपेड करा करेंगे, ध्यान रखना, ये खर्चा पीएनएल में डेबिट नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब आपका ईएमआई चल रहा 15 से 15, तो मार्च 15 में तो आपने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, ईएमआई कट गई होगी, किंतु अगला कब आ रहा होगा, 15 अप्रैल को, तो इसमें कट ऑफ इंश्योर करना पड़ेगा। क्या कट ऑफ, कि जो 31 मार्च तक का 15 दिन का इंटरेस्ट हमने बुक किया है, नहीं बुक किया फाइनेंशियल्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत कंपनियां भूल जाती हैं इन चीज़ों में, वो सब ईएमआई बेसिस पे करता रहता है, तो वो भी ऐसी अकाउंटिंग बुक करते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको दोनों को प्रोपोर्शनली एडजस्ट करना पड़ेगा। 15 दिन का इंटरेस्ट पीएनएल में और 15 दिन का लोन का इंटरेस्ट जो उसमें जाएगा प्रिंसिपल, वो एडजस्ट करना पड़ेगा लाइबिलिटी में, ठीक है। चलिए ये देखिए इंटरेस्ट एक्रूड, ठीक है, इंक्लूडिंग एमएसएमई वाले भी है। एमएसएमई में जो इंटरेस्ट 45 डेज से डिले हो जाते हैं 31 मार्च को, तो क्या होता है उसमें, आपको पता नहीं बताया नहीं पता, मैं बता देता हूँ। अगर इंटरेस्ट, अगर हम एमएसएमई पार्टी से कुछ परचेज करते हैं और उनको पेमेंट नहीं करते कितने 45 डेज के अंदर, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है कितना, 3 गुना जो आरबीआई नोटिफाई करती है, यानी सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो 7 या 21% का इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 1 साल का, ठीक है। तो उसका भी एक्रूवल आपने बुक किया है या नहीं बुक किया, वो भी चेक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैलेंस कंफर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, मान लो जो लोन रीपे हो रहा है आपका ईएमआई पे 31 मार्च को, उसका कितना बैलेंस बचा है, तो वही रीपेमेंट शेड्यूल से भी आप जो शेड्यूल आएगा उससे मैच कर सकते हो। लेकिन कई क्या होते हैं, ऑडिटर का अप्रोच होता है कि हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपको एक मेल करनी है एज एन ऑडिटर, सीसी में रखना है और बोलना है कि भाई साहब हमें ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन दिला दीजिए, किससे, बैंक वालों से, हम नहीं लेंगे डायरेक्टली, कंपनी दिलाएगी हमें, ठीक है, हमें सीसी में रख के कंपनी मेल करेगी कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन दीजिए, हमारे ऑडिटर साहब को ज़रूरत है, हमें सीसी में रखेंगे और मेल कर देंगे, वहाँ से अपने आप रिवर्ट आएगा तो हमें पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। और ये और लास्ट कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या है, देखिए इसमें गलती क्या होती है, जो भी सपोज करते हैं कि जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्या वो क्वालिफाइड एसेट के लिए पे कर रहे हैं एज पर AS 16 बोरिंग कॉस्ट, आपने से पढ़ा ही होगा। उसमें क्या होता है, क्वालिफाइड एसेट के लिए जो भी इंटरेस्ट पे होता है वो सब कैपिटलाइज होता है एसेट में, तो ऐसे कोई इंटरेस्ट तो नहीं है जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए हमने लिया हुआ है और वो हम पीएनएल में राइट ऑफ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं हम बिल्डिंग ही ले रखे हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसको 3-4 साल लगते हैं, बट हमने लोन पे उठाया हुआ, तो उसका इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होगा बिल्डिंग में, ना कि पीएनएल में से रूट होगा, ठीक है। ये चीज़ें और अदर को जितने भी वो सब हमारे पीएनएल में रूट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा, ये बहुत छोटा सा पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, तो जितना हो सकता था मैंने बता दिया, इतना भी आप कर लोगे बहुत सफिशिएंट है, आप ऑडिट कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है। तो इसमें मोर देन इनफ है, मैं कह रहा हूँ, इसमें और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कराइए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतना भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जितना मैंने आपको पॉइंट बताए हैं। थोड़ा जल्दी बताया क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है काफ़ी, पिछली 3 वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैंने ये सोचा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँ, और आई होप आपको समझ आया होगा। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड भी पढ़ाया और डिटेल क्या गया, जितना जा सकता था गया मैं डिटेल में, ठीक है दोस्तों। चलो ओके, बाय बाय, आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया तो करें लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।